ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, नम थी आंखें सभी की जब दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी जनरल रावत को और मधुलिका रावत जी को। जी बिल्कुल गौरव, ना सिर्फ उन लोगों की आंखें नम थी जो अंदर थे, जो लोग बाहर थे। जिस तरीके की भीड़ आज उमड़ी, उसको देख के यही दिख रहा था कि कितना प्यार था लोगों के दिल में जनरल बिपिन रावत के लिए। तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आपको। डिग्निटरीज एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल चुके हैं। राज्यवर्धन राठौड़ अभी कुछ ही समय पहले यहां से निकले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए हुए थे। तो अब धीरे धीरे करके सभी लोग बरार स्क्वायर जो क्रेमेटोरियम है उससे धीरे धीरे करके अपने घर जाने लग गए हैं। गौरव देखिए, आज की जो रात होगी वो बहुत भारी होगी उन दोनों बेटियों के लिए, क्योंकि जब वो अपने घर लौटेंगी तो उनके आसपास उनके लोग तो होंगे, लेकिन उनके आसपास उनके माँ बाप नहीं होंगे। एक ही दिन में, एक ही पल में उन दोनों बेटियों ने अपने माता और पिता को खो दिया। तो लोगों की आंखें नम आज तक देखकर भी थी। जब हम वो दृश्य दिखा रहे थे, जब बेटियां उठकर गई थी, तो सभी लोग आज बहुत भारी मन से यहाँ से वापस जा रहे हैं। लेकिन आज की रात खास तौर से उस परिवार के लिए बहुत भारी होगी जब वो दोनों बेटियां घर जाएंगी। गौरव, ऐश्वर्या, क्या वहां पर जो लोग थे, जिन लोगों का जमावड़ा था, जिन्हें मालूम था कि अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर ही रुके रहे, लेकिन क्या वो लोग अभी भी हैं वहां पर? क्या कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो पाई? क्या कह रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे? गम और वेदना या गर्व भी? देखिए श्रोता, मैं आपको बता दूं, मैं जिस जगह खड़ी हूं उससे कम से कम 20 मीटर पहले लोगों को रोक दिया गया था। ये यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, ये सिर्फ मीडिया के लिए एनक्लोजर बनाया गया था। हम मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर हैं क्रेमेटोरियम से। यहाँ से डिग्निटरीज निकल रहे हैं, तो लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर भी लोग गर्व महसूस कर रहे थे और कहीं ना कहीं हर किसी को लग रहा था कि जैसे उनके परिवार का एक सदस्य आज चला गया। जिस तरीके की भीड़ हमने देखी, कई लोगों ने अंदर आने की थोड़ी कोशिश भी करी, लेकिन मिलिट्री बहुत ज्यादा थी, पुलिस भी बहुत भारी तैनात, बहुत भारी आंकड़ों के अंदर यहाँ पे मौजूद थी। काम उनका यही था कि लोगों को ना अंदर आने दिया जा सके, क्योंकि बहुत बड़े डिग्निटरीज अंदर आए हुए थे। लेकिन लोगों का ये कहना था, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने आज तक को यही बताया कि उन्हें गर्व है और चाहते तो वो यही थे कि अंदर जाके पूरा अंदर जाके जो पूरा क्रियाक्रम था वो देखें, लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से अंदर नहीं जा पाए। लेकिन फिर भी जो लोग साथ में दौड़ रहे थे, उनका ये कहना था जब घर जाएंगे तो आज उनको भी घर में जाके लगेगा कि उनका एक सदस्य कम हो गया है। और ये एक बहुत ही एक चीज जिस तरह से हमने देखी श्वेता और जनरल दयाल, कि चाहे लोग जनरल बिपिन रावत से मिले हो या ना मिले हो, किसी ना किसी तरह वो प्रभावित थे जनरल दयाल, कि उनको लगता था कि हमने किसी अपने को खो दिया है। उनके इंटरव्यूज देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके व्यक्तित्व से लोग काफी उनसे अपने आप को निकट समझने लगते थे। बिल्कुल गौरव, बिकॉज वो सिंपल थे, ओपन हार्टेड थे और जहां भी जाते थे लोगों से खुल के मिलते थे। अभी एक पीछे एक सोशल इवेंट था, जैसे एक था, उसमें लोगों से, उन लोगों ने जिनसे भी मेरी बात हुई, कहते हैं इतने विनम्र, इतने हर किसी से मिलना। और मैं एक बात आपको बताऊंगा कि इसमें जो उनकी वाइफ थी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। जितनी वीर नारी उनसे इंटरेक्ट की जब वो चीफ थे, और जितने भी उनके साथ हमारी जो बाकी लेडीज इंटरेक्ट करती हैं, तो उनका मिसेस रावत की जो पर्सनालिटी थी, जो मदरलीनेस था, जो एक सॉफ्ट टच था, उसकी एक बहुत अहमियत थी। गौरव, उसकी बारे में बात नहीं कर रहे। अगर आप वीर नारी से जाके मिले, जो इस दौरान में जो हमारे शहीद हुए हैं, जो मार्टिरडम हमने इस दौरान में जो लड़के शहीद हुए हैं JNK में, या ये अपना चाइनीज पे, उन सब से मिलो, नॉर्थ ईस्ट में उन लेडीज से मिलो, तो आपको पता लगेगा कि दोनों वाइफ हस्बैंड बहुत हम्बल थे, बहुत ह्यूमन थे और बहुत पर्सनल टच देते थे। और वो जहां भी जाते थे अपना देखिए साहब, इतने पॉलिटिकल लीडर्स, इतने स्टेट्समैन, इतने एम्बेसडर्स, इतने सब आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पर्सनल टच छोड़ा है। तो पर्सनल टच उनका कॉमन मैन से, कॉमन सोल्जर से, बेसिकली हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसे सैम मानेकशॉ थे, गोरखास ऑफिसर्स भाषा जब गोरखाली सीखते हैं तो वो बहुत सोल्जरली हो जाते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल भूल जाते हैं, अपने रैंक को भूल जाते हैं, उसमें इतना घुलना मिलना पड़ता है। टू लीड गोरखास यू हैव टू बी ए गोरखा। तो वो एक कहावत है, तो उसमें वो, और फिर एक नेचर था उनका, बहुत अच्छा नेचर था।
हर किसी से बात करना, हर किसी से मिलना, तो लोग महसूस करेंगे। बहुत लोग इस चीज का एक बहुत वैक्यूम है, मैं समझता हूँ, जो कि पूरी करनी मुश्किल होती है, लेकिन उनका 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 कैरेक्टर ऐसा था, उनका अपना पर्सोना ऐसा था, उनका डेमिनर ऐसा था, वो वक्त लगता है ऐसा ऐसा शख्सियत बनने में। तो मैं सोचता हूं कि जो आम लोग थे, जहां भी वो जाते थे, उनसे मिलते थे, एक्स सर्विसमैन से मिलते थे, जिनसे वो टच में आते थे, वो फिर उनके लोग उनके उनके उन पे फिदा हो जाते थे। और एक और बात थी उनकी, कोई बात जो बोलते थे बेटर ऑफ फैक्ट, जिस चीज को मिशन समझते थे, जिस चीज को सोचते थे ये होना चाहिए, फिर वो उसमें रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे और ज्यादा किसी के क्रिटिसिज्म से बॉदर्ड नहीं थे। मतलब कि भाई कौन क्या बोलेगा, क्या कहेगा, उनको ठीक लगता था, वो उस पर राय लेते थे। जब वो एक राय बना लेते थे अपने कुलीग से, अपने आर्मी कमांडर्स के थ्रू, जैसे जब चीफ थे, जब एक कंसेंसस डेवलप कर लेते, उसके बाद वो होल हार्टेड जाते थे। उसके बाद आप चाहे मीडिया में कोई कुछ कहे, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज कहे, चाहे कोई कुछ कहता रहे, वो इस चीज की चिंता नहीं करते थे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ऑनेस्ट थे, ट्रांसपेरेंट थे, तो फिर वो हिचकते नहीं थे, फिर वो अपने मिशन को कंप्लीट करते थे। बहुत कम लीडर्स जब मिशन ओरिएंटेड होते हैं ना, तो उनको फिर ये सब अपने आप मिलता है। जैसे सैम मानिक शाह को लोग आज भी याद करते हैं, अर्जुन सिंह जी को आज भी याद करते हैं। उनकी प्रवृत्ति ये थी कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की। वो सबका विचार सुन लेते थे, लेकिन जो उनको सही लगता था वही वो करते थे। और जो करेज ऑफ कन्विक्शन उनमें था, जनरल भट्ट जैसे पूर्व डीजीएमओ और पूर्व 15 कोर कमांडर, उनकी यह राय है कि डोकलाम का निर्णय बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने लिया और निभाया और चीन को पीछे हटना पड़ा। जनरल दयाल, देखिए, बिल्कुल करेज ऑफ कन्विक्शन, और जैसे मैंने बोला गौरव, मिशन ओरिएंटेशन। वो एक बार अपने मिशन को, ये मिशन था डोकलाम, एक हमारे लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट ही नहीं थी, एक स्ट्रेटेजिक लैप्स था। अगर साहब आप डोकलाम पे कार्रवाई नहीं करते तो इमेजिन करो, मतलब चाइनीज ने कितना स्ट्रेटेजिक मूव किया था। और आपको नहीं, आप उसी टाइम पे भूटान वीक पड़ जाता, और भी वीक पड़ जाता। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था और उसको फिर मैन्यूवर किया उन्होंने। और सब देखिए आप, ये पूरा का पूरा जो हमारा स्टैंड ऑफ है चाइना के साथ, जैसे रिसोर्सेज मोबिलाइज की हैं, जैसे हमने डिप्लॉय किया अपने आप को, जैसे शॉर्ट पीरियड में अपना विंटर क्लोथिंग प्रिपेयर किया सोल्जर्स को, पीक ऑफ द विंटर्स में हम कैलाश रेंज पर तैनात रहे। मैं समझता हूं वो पूरा सी थ्रू, जैसे पूरा प्लान, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो सबकी सुनते थे, डिसीजन मेकिंग में भी सबका ओपिनियन लेते थे। और जब एक डिसीजन आ जाता था, चाहे वो कलेक्टिव हो, चाहे उनका अपना हो, उसके बाद उसको वो बहुत रिलेंटलेसली और बहुत ही एक मिशन की तरफ परस्यू करते थे। और बहुत टायरलेस थे, ही वाज ए टायरलेस वर्कर, बहुत मेहनती थे। ये बात तो सही है। उनको हमेशा हम ऐसे ही देखते थे, जब किसी बहुत ही अहम काम में वो लगे हों। ऐसी उनकी क्या व्यक्तित्व, ऊर्जा से भरपूर हमेशा, न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि वायुसेना, नौसेना, सबको अभी लीड कर रहे थे, क्योंकि सीडीएस थे। ऐसे में विंग कमांडर जया तारे, कैसे याद करेंगी आप, कैसे याद रखेंगी उनकी विरासत को? जी, मैं पालम में पोस्टेड रही हूँ और मैं पूरी तरीके से इस सीन को समझ सकती हूँ, क्योंकि 2-3 बार मुझे भी जाने का मौका मिला और अपने सैनिकों को नमन करने का मौका मिला। ये बहुत ही कठिन समय है पूरे देश के लिए, बट जैसे कहते हैं कि आंखें नम हैं, दिल में गम है, फिर भी सर गर्व से ऊंचा है। और यही विशेषता है हमारे आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की, कि हम एक परिवार की तरह रहते हैं, एक परिवार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारे सैन्य नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोग यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं। और यही चीज हमारे देश को बहुत महान बनाती है कि हम डिफिकल्ट टाइम में एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। बहुत ही पावरफुल पिक्चर्स जो सामने आ रही हैं, वो हैं उनकी बेटियों ने उनको खाग्नि दी। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि हम उस रिग्रेसिव सोच से निकल के बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे यही बेटियां इस देश को बहुत आगे तक लेके जाने वाली हैं। दूसरी चीज, अब हमारे लीडरशिप का ये दायित्व है कि जनरल रावत जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने थॉट्स को जिन प्लान्स में ऑलरेडी डाला था, अब उसको आगे लेके जाने का टाइम है।
और अपने इनोवेशन के साथ में सैन्य अपने आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए जो भी उन्होंने किया है, उन सारे प्लान्स को हकीकत में लाने का ये हमारा अब टाइम है। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे देश में हर कोई परिचय हो न हो फिर भी खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता था, आज उनकी वो अंतिम यात्रा जहां पर लोग उनके सम्मान में दौड़ पड़े, उनके साथ उनके पीछे पीछे सैन्य अधिकारी तो वहां पर पहुंचते ही सीडीएस का अंतिम संस्कार था, लेकिन देश कैसे उमड़ा आज सड़कों पर, देखकर क्या मन में भाव आ रहे हैं आपके? देखिए, मेरे हिसाब से और आज तक मैंने अपने करियर में या कहना चाहूंगा कि अपने लाइफ टाइम में इस तरह का अभूतपूर्व नजारा नहीं देखा था, जिसमें सेना के कोई जनरल और उनकी अंतिम यात्रा में इस तरह से देश की जनता उमड़ पड़ी हो और इतनी भावपूर्ण विदाई उनको दी गई हो। मैं जनरल रावत से उनके कोर्समेट्स या उनके सहभागियों की तरह बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहा, लेकिन हाँ 2 बार मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। एक बार डिफेंस एक्सपो में हुई थी और अंतिम मुलाकात मेरी उनसे जब हुई थी तो एरो इंडिया 2021 में हुई थी। और दोनों ही बार, एक बार पहली बार जब मिला तो मैंने उनसे खुद को इंट्रोड्यूस कराया था और मैं खुद आश्चर्यचकित था कि इतने महीनों के बाद और सिर्फ दूसरी बार मिलते हुए जिस तरह गर्मजोशी से वो मुझे मिले और उनको यहाँ तक कि मेरा नाम तक याद था, तो मैं खुद आश्चर्यचकित था। तो एक कमांडर जो अपने से जूनियर और अपने नीचे के अधिकारियों को या जवानों को इस तरह से याद रखता हो या इतना अपने मानस पटल पर उनकी छवि को इतने लंबे समय तक रखता हो, आप समझ सकते हैं कि वो उनकी असल में चिंता कितनी करता हो। तो मैं जनरल रावत को एक पीपल्स चीफ मानता हूँ। आज तक दशकों में इस तरह के, चाहे एज आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दोनों ही तरह से ही वॉज अ पीपल्स चीफ। ये टर्म मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ना सिर्फ सशस्त्र सेनाओं के अंदर अधिकारियों और जवानों के अंदर, बल्कि इवन सिविलियंस के अंदर, बाहर, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारा राजनीतिक नेतृत्व हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, उन्होंने अपने व्यक्तित्व और उनका अनूठा बर्ताव था हर एक के साथ, उनकी जो डीलिंग्स थी हर एक के साथ, उन्होंने ऐसा इंप्रेशन छोड़ा है हर एक पर कि सब उनको आने वाले वक्त में लंबे लंबे समय तक याद करेंगे। क्योंकि वो एक सशक्त देश की बात करते थे लगातार, देश को कैसे मजबूत किया जाए, आत्मनिर्भर कैसे किया जाए। और उसी की बात जनरल दयाल, जब हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अपनी टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हो, इस पर वो काफी जोर दे रहे थे। लेकिन क्या इस मुहिम में सेटबैक लगेगा? क्योंकि कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी में तो समय लगेगा, विदेश से खरीदो और काम करते रहो। देखिए गौरव, समय लगेगा क्योंकि R&D जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज की R&D एक बहुत ही टेक्निकल इशू है, एक बहुत हाई। मैंने उनको भी जब 2019 में मैं मिला था तो उन्होंने बोला जब हम TOT लेते हैं तो हम उसके बाद, जैसे हमने बोफोर्स की TOT ली, हमने कभी बोफोर्स नहीं बनाई, हमने T90 T72 वगैरह के एमिनिशन की TOTs ली, बहुत TOTs ली, जैसे हमने TOTs ली लेकिन उसको फुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। उसका एक बहुत बेसिक कॉज था। एक तो देखिए फॉरेन कंट्रीज में कुछ भी कहो, वो R&D उनकी इतनी हाई लेवल की होती है और वो जो की टेक्नोलॉजी है उसमें फिर वो बदमाशियां करते हैं, तो वो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कहीं ना कहीं कोई लकूना छोड़ देते हैं। और क्योंकि हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में वो कैपेबल लोग नहीं थे जो आपके बेंगलोर में बैठे हैं, जो आपके टाटास के साथ बैठे हैं, जो आपके रिलायंस में है। मतलब हमारी जो एनरोलमेंट है वो उस लेवल की नहीं है। उनके यहाँ जैसे सोवियत यूनियन की, रशिया की अगर मैं बात करूं जहां मेरा पूरा वो है, तो उनके यहाँ जो टॉप एचलॉन था वो जाता था ना डिफेंस इंडस्ट्री में, उनके टॉप यूथ था वो उसको डिफेंस इंडस्ट्री में भेजते थे। वो जब तक कल्चर नहीं आएगा, और वो कल्चर अब आ रहा है, तो मैं नहीं सोचता, ये तो अब इंडस्ट्री में जांच का ना। लेकिन यही तो प्रयास कर रहे थे वो, यही तो निरंतर उनका प्रयास था कि आईआईटी के इंजीनियर्स सामने आए और डिफेंस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बने। विंग कमांडर जया तारे
इंडियन एयरफोर्स के जो बेस्ट पायलट्स हैं वो और आईआईटी एक साथ बैठे और फिर टेक्नोलॉजी बनाए जो देश में ही रेवोल्यूशनलाइज करे और उसको डीआरडीओ अपने लैब्स खोले। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रयास था, बहुत विस्तृत सोच थी ये। विंग कमांडर तारे जी, मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रोसेस तब शुरू हो जाता है जब वो एक थॉट में आ जाता है। तो ये थॉट प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मे बी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सामने आने में या इसको फलीभूत होने में, बट ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। और एक चीज अगे और हम कहते हैं कि अब सीडीएस जो भी नेक्स्ट बनेंगे वो उस चीज को आगे लेके जाएंगे। हम कहते हैं कि किसी के भी चेयर खाली करने से सिस्टम नहीं रुकना चाहिए, द सिस्टम शुड वर्क। एंड ये सभी जगह सच बात होती है कि जब कोई एक चला जाता है तो जो उसके पीछे सक्सेसेस आ रहे हैं वो उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी प्लान में चीजें आ चुकी हैं और हमारी आगे की लीडरशिप जो भी नेक्स्ट सीडीएस बनेंगे वो डेफिनेटली इसको आगे लेके जाने वाले हैं। हमारा देश काफी चीजों में ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुका है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो R&D पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। सबसे मुश्किल काम होता है कि कोई भी चीज शुरू करना, जब वो एक प्रोसेस में आ जाती है जी, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना उतना मुश्किल नहीं होता और है। सेना के तो मुझे तीनों लगता है अंगों के लिए ये काम चल रहा है, खासकर वायुसेना के लिए भी हम जिस तरीके के उपकरणों के अर्जित होने को देखते हैं या फिर जिस आधुनिकीकरण को देखते हैं। विंग कमांडर मतिमान। हाँ जी, हाँ। मैं कह रही हूं जिस प्रक्रिया की शुरुआत की बात विंग कमांडर तारे ने कही है वो प्रक्रिया वाकई शुरू हुई है। और चूंकि जनरल रावत के प्राथमिकताओं में ऐसा नहीं है कि एक कोई चीज थी, तीनों अंगों को लेकर वो उसी तरीके से आगे बढ़ रहे थे। एयरफोर्स के हिसाब से भी काफी आगे बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। देखिए, सही मायनों में जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत वाला जो सपना था उसको सशस्त्र सेनाओं में उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के टॉर्च बियरर या जिसमें अग्रणी भूमिका जनरल बिपिन रावत ही निभा रहे थे। चाहे वो थल सेना की बात करें, चाहे नौसेना की या भारतीय वायुसेना की, जिसमें तेजस विमान के जो ऑर्डर्स रिसेंट टाइम्स में हमने HAL के सामने भारतीय वायुसेना ने रखे, ये सब। उसके अलावा देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स के बारे में जो कार्यवाही हुई, ही वाज अ रिवोल्यूशनरी लीडर। बेसिकली ही उन्होंने बहुत इस तरह के सिस्टमिक चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, एक चीज ठीक ठाक से चल रही है और सदी और डेकेड से चलती आ रही है, उसको आगे बढ़ाना एक बात होती है, लेकिन किसी भी चेंज को इंट्रोड्यूस करना और वहां से उस चेंज को ये इंश्योर करना कि वो चेंज जो है वो सही राह पर आगे लेके जाए और आने वाली जनरेशंस उस चेंज पर आगे बढ़कर देश को एक दूसरे ही ऊंचे पायदान पर पहुंचा दे, ये सबसे बड़ी बात होती है। जिस तरह की लेगेसी जनरल रावत छोड़कर जा रहे हैं उसमें डेफिनेटली सशस्त्र सेनाओं में कभी किसी कमांड के बीच में गैप नहीं होता। जब एक कमांडर जाता है तो उसका गैप फिल करने के लिए पहले से वहां लोग मौजूद होते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें इसमें कोई हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है कि जनरल रावत नहीं रहे, बल्कि वो अब हमारे प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। जो राह वो दिखा कर गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले जो भी नए जनरल्स होंगे जो उनकी कुर्सी संभालेंगे या अन्य ऐसे जो सिग्निफिकेंट पदों पर तैनात होंगे, वो इक्वली वेल, बल्कि उनके दिखाए हुए फ्रेमवर्क, उनके एस्टैब्लिश किए हुए फ्रेमवर्क पर आगे चलकर और भी एक्सेलरेटेड ग्रोथ को इंश्योर करेंगे, जिससे जो हमारी प्रेजेंट शक्ति है, हम देखते आ रहे हैं। एक तो जनरल रावत, आपने गौर किया हो तो हमेशा बहुत ही बेबाक किस्म के थे, स्पष्टवादी जनरल रहे। ये भी एक बड़ा कारण था उनका इवन आम जनता में लोकप्रिय होने का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इतना सरप्राइज होता था कभी कभी कि सिर्फ मेरे फौजी कोर्समेट्स नहीं, बल्कि मैं अपने सिविलियन फ्रेंड्स से भी, जो मेरे पुराने समय के स्कूल के क्लासमेट से कभी बात करता था, तो उनको भी पहले के मुकाबले इस बार मैंने ज्यादा देखा कि हर कोई जानता था कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। जनरल रावत के बारे में लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ नया और कुछ पॉजिटिव कहने को होता था।
तो उस लिहाज से उनका जो व्यक्तित्व था एक बहुत ही अलग किस्म का व्यक्तित्व था। इसीलिए पहले भी मैंने बोला कि वो एक पीपल्स चीफ थे जी। और उनकी छोड़ी लेगेसी को डेफिनेटली आगे ले चलने से हम हमारी सशस्त्र सेनाएं आने वाले एक दशक में बहुत ही बेहतर स्थिति में होंगी, इसमें मुझे कोई शक नजर नहीं आता। एक और अच्छी चीज जो उन्होंने अपने समय में एस्टैब्लिश करी वो था राजनीतिक नेतृत्व के साथ तारतम्य, सेनाओं का तारतम्य। उनको क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व का विश्वास प्राप्त था, इस वजह से आपने देखा हो कि हाल ही के पिछले करीब 1.5 साल से जो मुश्किल वक्त हमारी सशस्त्र सेनाएं दोनों ही फ्रंट्स पर झेल रही थी, उसमें चाहे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स हो या मेजर डिसीजन मेकिंग हो या डिप्लॉयमेंट्स हो, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो गई थी। ये भी एक उनकी खासियत थी और इन सभी खासियतों को, इन सभी बातों को, इन सभी अच्छी चीजों को हम सब याद रखें, उस विरासत को आगे बढ़ाया जाए, उन संस्कारों को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें जज्ब किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश के सर्वोच्च सेनापति को आज अंतिम विदाई दी गई है, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि